नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्रांतियां सिर्फ ब्लूप्रिंट बना के नहीं होती। उसी तरह हम अपने जीवन में बहुत प्लानिंग कर लें, बहुत सारी योजनाएं बना लें और वो आदर्श रूप में परिणित हो जाए, यह भी जरूरी नहीं होता है। और इसी दृष्टिकोण से आज हम लोग किताब के उस हिस्से पे पहुंच गए हैं जहां पर क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है। अभी तक हमने ये देखा कि कैसे स्पार्टाकस, जो दुनिया का जो पहला आदि विद्रोही कहा जाता है, जिसने रोमन एम्पायर के खिलाफ गुलाम था, उसने विद्रोह किया, संघर्ष किया, रोमन सेना को हराया भी था कई बार। उसे पहला गुण हम लोगों ने ये देखा था कि उसका जीवन के प्रति गहरा लगाव था। वो लेखक कहता है कि ऐसा लगता है कि उसके और जीवन के बीच कोई अटूट संबंध है। फिर देखा कि बचपन से उसमें एक प्रवृत्ति थी कि वह अपने शरीर का ध्यान रखता था। जो भी भोजन मिलता था, जो भी कुछ मिला, उसे वो सम्मान से लेता था। फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह वो एक ग्लेडिएटर के रूप में पहुंचा उस अखाड़े में, और फाइनली जहां पर इसके पहले बातचीत खत्म हुई थी कि उसका साथी उससे लड़ने के बजाय वह रोमनों पे अटैक करता है और मारा जाता है। और फिर जो चैप्टर खत्म हुआ था वो यही था कि जिंदगी जिंदगी का जवाब है। अब आगे क्या होता है, जहां पर मैं एक लाइन दोबारा पढ़ रहा हूं जो लास्ट में मैंने पढ़ी थी इस किताब में। अगर मैं अमुक काम नहीं करता तो मेरे जिंदा रहने की ना तो कोई जरूरत है और ना इसमें कोई तुक ही है। और जब बहुत से लोग इस बिंदु पर पहुंच जाते हैं तो धरती कांपने लगती है। हम सबके जीवन में ऐसा होता है। जैसे जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, पहला तो यही है जो किताब भी समझाती है। और मेरा भी मानना रहता है कि जीवन का कोई अर्थ अलग से मत ढूंढिए। पहला अर्थ तो यही है कि हमें जीवित रहना है। एक छोटा बच्चा भी ये बात जानता है। दूसरी बात आती है, अगर सौभाग्य से बहुत कम लोग होते हैं जिनको जीवन में अर्थ मिल जाता है। और अर्थ का मतलब ही यही हुआ कि जब आपको लगने लगे अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरे रहने का कोई अर्थ नहीं होता है। फिर वही हुआ जब उस पहली बार ऐसी घटना घटी थी कि उस अखाड़े में जो गुलाम था वो लड़ने के बजाय उसने जो है वो अटैक कर दिया मालिक पर ही। अगले दिन सुबह होती है, जितने भी ग्लेडिएटर रहते हैं उनको बुलाया जाता है 70-80, और उनको सबक सिखाने के लिए उनमें से 2 काले हब्सियों को बाहर बुलाया जाता है और उनको मार दिया जाता है। मैसेज स्पष्ट था कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये घटना वो जब वो देखता है स्पार्टाकस, तो उसको उसी क्षण महसूस हो जाता है और घोषणा करता है कि अब यहां पर दोबारा लड़ाई नहीं होगी। और फिर उसके दिल में ये बात उड़ जाती है कि अब मुझे करना होगा। उसी समय वो प्लान कर लेता है, अपने साथियों को बुलाता है। उसी समय जब वो व्यापारी अपने सैनिकों के साथ चला जाता है तो प्लान करता है और विद्रोह हो जाता है। और ये पहला विद्रोह था गुलामों का रोमन एम्पायर के खिलाफ। इसीलिए जब इसका हिंदी अनुवाद कर रहे थे अमृत राय, तो उन्होंने इसका किताब का नाम रखा आदि विद्रोही। हिंदी में ये आदि विद्रोही के नाम से है, पहला विद्रोही वो गुलाम। और वहां पर ये लोग पूरा विद्रोह करते हैं, वहां सैनिकों को मारते हैं जो कुछ छोटे-मोटे सैनिक होते हैं, और फिर निकल जाते हैं। 60-70 लोग इस और रोमन एम्पायर की लाखों की सेना के सामने, जिसका पूरा दुनिया में कंट्रोल था, उस लाखों की सेना को, शासन को चैलेंज कर रहे हैं 70 नौजवान। ये 60-70 लोग वहां से निकलते हैं। उसमें से सब में एक खास बात थी कि सब लड़ना जानते थे, और खास बात ये थी कि सब गुलाम थे। इसका अर्थ ये था कि उनके पास खोने कुछ नहीं था। और वो वहां से निकलते हैं, और ऐसा नहीं 70 लोग जब बाहर निकले, जब आगे बढ़ते हैं तो कहानियां ये कहती हैं, ये खबर तेजी से फैल जाती है, और जहां पर जो गुलाम आसपास रहता है उस पर खबर पहुंचती है, तो वो वहां से भागकर इनमें मिलने लगता है। और धीरे धीरे संख्या जो है हजारों में पहुंच जाती है। अब स्पार्टाकस के सामने चैलेंज है। चैलेंज क्या है, चुनौती क्या है? कितने हजारों लोगों को कंट्रोल कैसे करे, सबको सिखाना। उसमें से कोई बहुत सैनिक नहीं है, उनको लड़ना किसके खिलाफ है? रोमन एम्पायर के खिलाफ है। तो हम सब जीवन में एक बात समझ लें। जैसे मेरा एक
इसके पहले भी इसी चैनल पे वीडियो है, जीवन से शिकायत मत करो, वहाँ आप डिटेल में इसको समझ सकते हैं। उसमें एक और वीडियो मैंने बनाया था, पावर क्या है। सबसे ज़्यादा पावर मसल्स में नहीं होती है, दिमाग में नहीं होती है, सबसे ज़्यादा पावर इमोशंस में होती है, भावना में होती है। और अगर आप पॉजिटिव तौर पे चीज़ें कर रहे हो, नैतिक रूप से कर रहे हो, तो आपकी ताकत बढ़ जाती है। वही बात गुलामों के साथ थी। वो गुलाम स्वतंत्र हुए थे, वो बाहर मिल के लड़ रहे थे। क्यों? वो इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि उन्हें किसी को गुलाम बनाना है, वो इसलिए लड़ रहे थे कि उनको स्वतंत्र करना है। और जो स्वतंत्रता है वो अपने आप में सबसे बड़ा अर्थ देती है। तो जब आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो और दूसरी ओर किसी का भला करने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो, तो हमेशा पावरफुल वो रहेगा जो दूसरों को भला करना चाहेगा, जो नैतिक करना चाहेगा। और ये स्पार्टाकस के पूरे सेना हजारों में पहुंच गए। अब इतनों कंट्रोल कैसे करना है? इसलिए कहते हैं ना, जीवन के जो नियम है बहुत सरल है, जीवन अपने आप में सरल है, हम उसको जानबूझकर कठिन बना देते हैं। जैसे सबसे अच्छा इंसान कौन होता है? तो सबसे अच्छे इंसान के बारे में अब देखिए, इसमें दो करेक्टर और आते हैं। ये करेक्टर आते हैं भाई जिसके बिना पूरा है। एक है वारिनिया, जो उसकी प्रेमिका है स्पार्टाकस की, या जिसको कह सकते हैं उसकी पत्नी है, जो उस कैंप में खाना बनाने का काम करती थी। अगर कभी कभी अगर आप देखना है कि उसका अगर किसी व्यक्ति में जो सबसे बड़ा गुण आता है जिसे माना जाता है, वो कभी कभी आपके आसपास के जो सबसे घनिष्ठ लोग होते हैं उस नजरिए से देखना होता है। और दूसरा इसमें एक पात्र है डेविड, जो कि एक शानदार हीरो है, जिसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे लास्ट में। उसका जब करेक्टर हम लोग पढ़ेंगे, चरित्र पढ़ेंगे, तो लगेगा, ये लाइन आती है ना, हीरो वह होता है जो अपनी असफलता को भी शानदार बना दे। तो हमें अभी तो वारिनिया और डेविड उसका साथी है स्पार्टाकस का, जो उसका बहुत सम्मान करता था। उसने एक वचन ले लिया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। और वारिनिया उसकी पत्नी। देखिए उसके संवाद जो है, उस संवाद से कैसे हमें स्पार्टाकस के एक गुणों के बारे में और पता चलता है कि कैसे वो, देखिए क्या है। डेविड और वारिनिया की बात हो रही है। वारिनिया उसकी पत्नी है और डेविड उसका सबसे अच्छा साथी है। डेविड से कहती है उसकी वारिनिया, डेविड मैं तुमसे आंख लड़ाने को नहीं कहती, मैं प्रेम करने को कहती है। उससे एक अनौपचारिक बातचीत हो रही है और जो वारिनिया है वो डेविड से कहती है, तुम अभी, तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम्हें किसी प्रेम करना चाहिए। तो कहता है मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, डेविड कहता है। अब कहती है समय नहीं है, अच्छा तुम ही बताओ मुझे कैसा लगे अगर स्पार्टाकस मुझसे कहे कि उसके पास मेरे लिए समय नहीं है। मैं तो सोचती हूं कि मैं उस हालत में मर जाना चाहूंगी, वार्निया कह रही है। अब देखिए जो आगे जो लाइन आ रही है वो हमें जीवन के लिए भी सबक देती है। क्या कहती है कि व्यक्ति कैसा होना चाहिए। आदमी बनने से, एक सीधा साधा मामूली इंसानियत से भरा आदमी बनने से ज्यादा बड़ी चीज दूसरी नहीं है। हावर्ड फास्ट वारिनिया के माध्यम से जो सबसे बड़ा गुण किसी व्यक्ति में बता रहे हैं, किसी अच्छे इंसान में बता रहे हैं, वो ये है कि एक सीधा साधा मामूली इंसानियत से भरा आदमी बनने से ज्यादा बड़ी चीज दूसरी नहीं है। मैं जानती हूं कि तुम स्पार्टाकस को आदमी से ज्यादा बड़ी चीज समझते हो, मगर वो है नहीं। अगर वो होता तो किसी काम का ना होता। मतलब अगर कोई आदमी बहुत घमंडी है, कोई आदमी बहुत अहंकारी है, तो वो किसी काम का नहीं है। और ये कहते हैं कि स्पार्टाकस बाद मामूली इंसान। और आगे वो कहते हैं कि एक लाइन है, उसमें कहीं भी कोई उलझाव नहीं है, वो सरल है, नेक है, भला है। उस ठीक, अब देखिए ये गुण बता रहे हैं, उलझाव नहीं है। कैसा व्यक्तित्व महान होता है? कोई उलझाव नहीं है, सीधा है, सरल, नेक। हाँ ठीक, जिनके, हाँ उसका क्या है कि कुछ लोग होते हैं जिनके मन में अपने लिए बड़ी व्यथा होती है, मगर स्पार्टाकस के पास अपने लिए ना तो कोई व्यथा है ना कोई करुणा है। करुणा और व्यथा उसके पास दूसरों के लिए है। तुमने ये बात कैसे पूछी? अब देखिए क्या है, अब ये कह रहे हैं कि हमने एक गुण, क्रांति हो गई है। क्रांति के साथ ही इंसान क्यों सरवाइव कर रहा है? उसको अपने लिए नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। करुणा और व्यथा। महान बनने का क्या तरीका है? महान आदमी बनने के लिए ऐसा नहीं है कि वो दिखावा करे, बहुत सारी ऐसी चीजों को करे कि लोगों को लगे कि हम उनका ख्याल रख रहे हैं। पहले खुद में बेहतर होना, सरल और सीधा होना, और फिर उसके बाद अगला क्षण क्या आता है, उसकी व्यथा अपने साथियों के लिए होती है, तब वो आता है। इसलिए कहा ना कि
अगर आपके इमोशंस जितने भी महान, सुभाष चंद्र बोस को देख लें, गांधी को देख लें, सावरकर को देख लें, इन लोगों को देखें, इनका जीवन, व्यक्तिगत जीवन कुछ नहीं, व्यक्तिगत जीवन में सरल सीधे सीधे। और फिर क्या अगला स्टेप क्या था कि इनकी व्यथा दूसरों के लोगों के लिए थी। तो इस तरह अब क्रांति हो गई है, अब ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे सामने है, अब हजारों लोग मिल गए हैं और मिलने के बाद अब इतनी बड़ी सेना को कैसे संभाला जाए। जो लोग मिल रहे हैं वो अनपढ़ हैं, जाहिल भी कह सकते हैं, गुलाम रहे हैं, समझ नहीं है। इसलिए स्पार्टाकस हावर्ड फास्ट 3 नियम बनाते हैं और 3 नियम बनाने के साथ वह कहते हैं वो पूरा कंट्रोल करते हैं। पहला नियम क्या है कि हम सब मिल के लड़ेंगे और किसी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी। हजारों की भीड़ है, हम रोमन खिलाफ लड़ेंगे और लड़ने के बाद जो कुछ, ऐसा नहीं कि जो अगर आपको कुछ मिल गया है तो आपका सब कुछ संपत्ति सामूहिक होगी, किसी का व्यक्तिगत नहीं होगा। बाद में अगर कार्ल मार्क्स को आप पढ़ें या बहुत सारे तनाव की जड़ देखें तो व्यक्तिगत संपत्ति के बारे में बात आती है। दूसरा, उसने नियम बनाया कि भाई हम आपस में, क्योंकि लंबे समय तक रहना है, ठीक, कि जब आपस में अगर हम लोग जो बहुत सारे गुलाम औरतें हैं, गुलाम पुरुष हैं, तो कहें जो जिसके साथ रहेगा वो पति पत्नी कहलाएगा। तीसरा वो नियम बनाता है कि संकट के क्षण में मेरी बात अंतिम मानी जाएगी, नेतृत्व। इस 3 सरल से नियम बनाकर वो पूरे हजारों की सेना को कंट्रोल कर रहा है। अब युद्ध हो रहे हैं, पहली सेना रोमन सेना यूं ही अटैक करती, उनको लगता है गुलाम है, ये कैसे लड़ेंगे, और वो पूरे गुलाम मिलकर उसको हरा देते हैं। रोमन सेना हार जाती है और 3 बड़ी बड़ी लड़ाइयां रोमन सेना हारती है। और तब उनको लगता है कि मामला गंभीर है, तो पूरी दुनिया में जहां जहां रोमन सैनिक मौजूद थे उनको बुलाया जाता है और फिर उनको घेरा जाता है स्पार्टाकस के सैनिकों को। अब यहां पर एक बात आती है, उसी में उनका एक साथी रहता है, साथी है जो मित्र है और पूरी सेना कंट्रोल कर रहा था। वो कहता है हम सीधे सेना रोम पे अटैक करते हैं और हम जो है उसे पराजित कर देंगे। लेकिन स्पार्टाकस का कहना था कि नहीं, अभी समय नहीं आया है कि हम सीधे अटैक करें, अभी हमें अपनी शक्तियों को और मजबूत करना है। लेकिन होता यही कि उसकी बात नहीं मानता है, सेना 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। उसका साथी बिना स्पार्टाकस की बात माने आधे सैनिकों को लेकर रोमन सेना से लड़ने चला जाता है और लड़ने के बाद जो है वो सब पराजित होते हैं, सभी मार दिए जाते हैं। अब यहां पर जो विद्रोह हुआ था वो कमजोर हो गया है। स्पार्टाकस है, उसके पास आधे सैनिक हैं और रोमन सेनाएं चारों तरफ से आ गई हैं। उन्होंने अपने सबसे अनुभवी जो सेनापति था क्रेकस, उसको बुलाया था। अब वहां पर एक अंतिम लड़ाई होने की स्थिति आती है। स्पार्टाकस को महसूस हो जाता है कि अब हम शायद जीते ना, और उसके जो साथी रहते हैं, एक अंतिम लड़ाई शुरू होने जाती है। उसको एक सफेद रंग का घोड़ा लाके देते हैं कि उस घोड़े पे बैठकर स्पार्टाकस युद्ध करे। लेकिन स्पार्टाकस कहता है कि नहीं, मुझे ये घोड़ा नहीं चाहिए। वो घोड़ा वापस कर देता है या मार देता है घोड़े को और कहता है कि मैं अंतिम समय अपने साथियों के साथ कंधा से कंधा मिला के लड़ूंगा। और युद्ध होता है, उसके साथ बगल में डेविड है, बहुत सारे साथी उसके लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ वही है कि सबसे अधिक होता है कि हमारे साथ संकट कब शुरू होता है, जब हम स्वतंत्र होते हैं। निर्णय लेना नेता के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, और उतावलापन जो स्पार्टाकस में नहीं था, लेकिन उसने साथियों में इतना धैर्य नहीं था कि वो रुक सके। बहरहाल युद्ध होता है और वह सैनिक युद्ध हारते हैं स्पार्टाकस, और युद्ध करते समय अपनी पत्नी को भेज देता है और वो कहता है किसी भी मामले में तुम्हें जीवित रहना है, वचन दो। क्यों? क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को क्योंकि कहते हैं ये युद्ध एक दिन का नहीं है, ये लंबा समय चलेगा। तो अपनी पत्नी से ही वचन लेता है, उसकी पत्नी वहां से चली जाती है और फिर वो युद्ध होता है और युद्ध का अंत नकारात्मक होता है। स्पार्टाकस मारा जाता है और उसके जो सैनिक हैं जो बचे रह जाते हैं, शुरू में तो रोमन सेना जीतती है और सबको मारा जाता है, फिर बाद में उनको समझ में आता है कि जो गुलाम हैं उनको यूं ही नहीं मारना चाहिए। जो पकड़े गए हैं, जहाँ से उपन्यास शुरू हुआ था, उनको रोम और कापुआ के बीच सड़क पर सलीब पे लटकाया जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है कि ये क्योंकि देखिए कभी कभी हमारा जो उद्देश्य है इस किताब के बहाने उस दर्शन को समझाना, उस बेसिक इंस्टिंक्ट से कह सकते हैं कि हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति में भावनाएं कैसे काम करती हैं।
कौन सी बातें होती हैं जो हमें उत्साहित करती हैं, जो हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं, हम उसी पहलुओं को अलग अलग ले रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल जो हम सबके जीवन में हमेशा आता है, हमेशा ये आता है अगर हम हार जाते हैं, हमेशा आता है अगर हम सफल नहीं होते हैं। और ये सवाल बड़ा रोचक तरीके से इस उपन्यास में भी आता है। जैसा मैंने उस पात्र के बारे में कहा था, डेविड के बारे में, वो बहुत तेज फुर्तीला था और वह स्पार्टाकस का बहुत सम्मान करता था। कहते ना कि जो तानाशाह होते हैं, जो दूसरों के शोषण से जिनको आनंद आता है, उस रोमन को लगा कि यार ये जो गुलाम पकड़े गए हैं, इनका भी पूरा उपयोग करना चाहिए। तो हर गुलाम के आपस में लड़ाई कराते हैं और जो जिंदा बच जाता है वो दूसरे से लड़ता है, और इस तरह सब लड़ते हुए अंत में वो वही डेविड बचता है जिसने अपनी लड़ाइयां जीतते हुए लास्ट में आता है। और जो वो बचता है तो उसको अंतिम गुलाम को, क्योंकि स्पार्टाकस मर चुका है लड़ाई में, ठीक, विद्रोह शांत हो चुका है, और जो पकड़े गए थे जो गुलाम, उनमें आधों को सलीब पे लटका दिया गया है, बचे हुए आपस में लड़ते हुए मारे गए हैं, लड़ा के इनको मारा गया है, और अंत में वही डेविड बचता है और उसको सलीब पे लटकाया जाता है। अब देखिए, पूरे रोम के जो गली के लोग हैं सड़क पर सब इकट्ठा हो गए हैं और वो देखना चाह रहे थे कि स्पार्टाकस का जो मुख्य सिपाही था, जब उसको सलीब पे लटका के मौत सजा दी जाए तो वो कैसा महसूस करता है। उसको लटकाया जाता है, वो लटकता है और वो कुछ बुदबुदाता है। वो पहले शांत रहता है, सलीब पे लटके अचानक उसके मुंह से कुछ आवाज़ निकलती है, और आवाज़ लोग सोचते हैं अपनी माँ को याद कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं लगता है कि भीख मांग रहा है, जान मांग रहा है बचने। लेकिन स्पार्टाकस इस किताब में वो कहते हैं कि वो बड़े आराम से वो एक लाइन कह रहा है। वो कह रहा है कि वो कहता है, जो बड़बड़ा रहा है, वो कह रहा है कि देखिए मैं पढ़ रहा हूं कि जाहिर है कोई उनके शब्दों को नहीं समझा। जब उसने बोला, लोग अटकल लगाने लगे स्वर में उस यातना से भरे विस्फोट पर उसने क्या कहा था। कुछ तो इस बात पर शर्त बदी कि वो बोलेगा या नहीं बोलेगा। शर्त बदलने वालों के शर्त के पैसे देने के सवाल को लेकर झगड़ा हो रहा था, ठीक। कुछ ने कहा कि उसने भगवान को पुकारा था, दूसरे लोगों का कहना था उसने अपनी मां को बुला रहा था। लेकिन सच बात तो यह है उसने ये दोनों बातें नहीं कही थी। सच बात तो है कि वो चीखा था, स्पार्टाकस स्पार्टाकस, हम लोग क्यों नाकाम रहे, हमको मिला क्या। तुम तो कहते थे कि हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, तुम लोग कहते थे कि हम नेकी के लिए लड़ रहे हैं, तुम कहते थे हम एक दिन दुनिया इतनी सुंदर बनाएंगे कि जहां कोई गुलाम नहीं रहेगा। जब हम इतने नेक थे, सच्चे थे, ईमानदार थे और हमने संघर्ष किया, तो हम असफल क्यों रहे, तो हमारे जीवन का मतलब क्या रह गया। ऐसा सवाल हम सभी के जीवन में आता है कि जब हम सही थे तो हम हारे क्यों, हमने संघर्ष किया तो हमें फल क्यों नहीं मिला, और फिर इस संघर्ष का फायदा क्या हुआ। इसे हम लोग अपने अगले लेक्चर में देखें, जो एक तरह से अंतिम लेक्चर होगा। उसका हीरो शायद स्पार्टाकस ना होकर उसका हीरो डेविड होगा, जिसकी नज़र से हम लोग इस पूरे कथानक को देखेंगे, या हावर्ड फास्ट उसकी नज़र से समझाते हैं। और अंत में यही कहना चाहूँगा, यही सवाल हम सबके जीवन में आता है, हमें मिला क्या, हम जीवन में असफल होते हैं तो फिर क्या किया जाए। तो इन गुणों के साथ देखें, लक्ष्य यही है, जीवन बहुत प्यारा है, हमें जीवन शानदार हमारा होना चाहिए। और फिर इस प्रश्न से कल हम लोग जूझेंगे कि अगर हम नाकाम हो जाते हैं, हम सच्चे रास्तों पर चलते हुए भी सफल नहीं होते हैं, तो फिर इस जीवन की अर्थवत्ता कैसे आती है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं और देखेंगे। एक तरह से स्पार्टाकस का शायद अगर बातचीत पूरी हुई तो इस किताब के माध्यम से हम लोग एक तरह से अंतिम लेक्चर पे आएंगे स्पार्टाकस पर। कल मिलते हैं और कल का दिन अच्छा रहेगा जब हम उस उत्साह, उस मूल्य को पाएंगे जो किसी भी महानायक के उदय के साथ और असफल होने के साथ हमारे सामने आता है। धन्यवाद।